बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हमारे कोर्स का नाम है नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स। इस कोर्स के हवाले से ये ऑनलाइन फर्स्ट लेक्चर है। कोर्स की आउटलाइन में जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है काई-स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई-स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में। इसके डिफरेंट यूजेस हैं। इसको प्रपोज किया था सबसे पहले F.R. हेल्मट ने, और उसके बाद कार्ल पियर्सन ने इसको मज़ीद इसके ऊपर वर्क किया था। काई-स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को हम टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ इट, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। या ये जो इसका होमोजेनिटी बल्कि टेस्ट होता है, इसको बाटलर टेस्ट भी कहते हैं। काई-स्क्वायर टेस्ट ये एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में है और इसकी जो लिमिट होती है वो 0 से इन्फिनिटी होती है, और लिटिल बिट ये हाईली पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड भी हो सकता है। काई-स्क्वायर टेस्ट को हम एज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें स्क्यूनेस, जब डाटा के अंदर डाटा हाईली स्क्यूड हो जाते हैं तो हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ भी मूव करते हैं। जो होमोजेनिटी होती है वेरिएंसेस की, उसमें हम या तो सिंगल के लिए एक टेस्टिंग करते हैं, सिंगल वेरिएंसेस के लिए, या सेवरल वेरिएंसेस के लिए टेस्टिंग करते हैं। जो होता है टू वेरिएंस के लिए, उसके लिए हम एफ टेस्ट को यूज़ किया जाता है। काई-स्क्वायर टेस्ट जो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है, इसको जनरली आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एक सिंपल वर्ड्स में, उसमें ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास डाटा के पैरामीटर्स भी अवेलेबल नहीं होते, और डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंप्लीट हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। हम सैंपल्स वगैरह से रिजल्ट्स लेते हैं और उनको हम ड्रॉ करते हैं और कहते हैं दिस विल द रिजल्ट्स ऑफ दिस पॉपुलेशन, यानी कि सैंपल्स के रिजल्ट्स को हम पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशंस का ऊपर वर्क करते हैं या एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर वर्क करते हैं, हम कहते हैं कि दिस डाटा विल फॉलो दैट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जिस तरह अगर कहें कि कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो उसके कॉइन के 2 आउटकम्स होंगे। तो 2 आउटकम्स को देखते हुए हम कहते हैं कि जी दिस एक्सपेरिमेंट फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह अगर कोई एक्सपेरिमेंट जो किया जा रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू रेयर इवेंट्स हैं, या कोई प्लेस है, या टाइम की वजह से विद टाइम उसके लिहाज से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या हमारा डाटा उसमें फॉल कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि जी दिस डाटा फॉलोज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी एग्जांपल्स हैं जी नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे ऑन रोड। ये भी डाटा एक प्लेस के लिहाज से है, या पर डे मैंने वर्ड यूज़ किया, ये एक टाइम लिमिट आ गई, तो ये डाटा जो है ये पॉइजन को फॉलो करेगा। अच्छा, इस तरह जो हमें ये तो पता चल जाते हैं कि डाटा जो है ये फॉलो कर रहा है, या एक्सपेरिमेंट जो है ये हमारा फॉलो कर रहा है फ्लॉन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन को, बाइनोमियल को, नॉर्मल को, या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को। लेकिन जो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या वो भी डिस्ट्रीब्यूशन का जो डाटा है वो भी एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही? तो इस चीज़ को देखने के लिए हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट ये यूज़ करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ कि डाटा एक्सपेरिमेंट तो हम देख लेते हैं कि जी जिस तरह कोइन का मैंने कहा कि जी हेड आ रहा है, टेल आ रहा है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि ये जी एक्सपेक्टेड है हमारा कि जी हम जब टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 50-50% चांसेस है। या हम कहेंगे कि 2 टाइम्स अगर हम कोइन को टॉस करें तो पॉसिबल है कि पहले हेड आ जाए, बाद में टेल आ जाए, या पहले टेल आ जाए, दूसरे बाद हेड आ जाए। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन उसके बाद जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहले तो हमने एक एक्सपेक्टेड लगाया था, लेकिन उसके बाद जो है हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं, तो समटाइम ये होता है कि वो वैल्यूज जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही होती हैं, और समटाइम ये होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रही होती। जिस तरह मैंने एक्सपेरिमेंट का भी बताया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई को 2 दफ़ा टॉस किया तो पॉसिबल है कि एक्सपेरिमेंट के मुताबिक तो ये कि जी 50% चांसेस हैं हेड के, 50 टेल के, या ये कह लें कि 1 दफ़ा हेड आ जाएगा, 1 दफ़ा टेल आ जाएगा। लेकिन जब हमने टॉस किया तो मुमकिन है कि दोनों दफ़ा हेड आ जाए या दोनों दफ़ा टेल आ जाए। तो इस तरह की सिचुएशन में जो है वो डाटा जो है वो बाइनोमियल को फॉलो नहीं कर रहा।
तो यही चीज़ हमने टेस्ट करनी है अब डाटा के अंदर, कि डाटा जो है डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस चीज़ को गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कहते हैं। गुडनेस और इसको काई स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं इसकी, यानी कि ये एक हाइपोथेसिस टेस्ट है। हाइपोथेसिस टेस्ट सेम वही प्रोसीजर्स हैं, पहले हाइपोथेसिस बनाओ, उसके बाद आपने क्रिटिकल अल्फा वो डिसाइड करना है, 5% है, 1 है, 2 है, 10 है। उसके बाद थर्ड में टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड फोर्थ में क्रिटिकल वैल्यू, फिफ्थ में आपने रिजेक्शन रीजन वो डिसाइड करना है कि किस तरह आप वैल्यूज़ को या हाइपोथेसिस को अपने रिजेक्ट करेंगे। एंड फाइनली आप इसके लिए कंक्लूजन लिखेंगे। ये 6 स्टेप्स होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। सम टाइम जो है कुछ टीचर्स ऊपर नीचे स्टेप्स लिखवा देते हैं, लेकिन एवरीथिंग एक्सेप्टेबल, हर टीचर का एक अलग मेथड है। जो मेरे पास 6 स्टेप हैं वो इसी तरह है जिस तरह मैंने अभी रिपीट किए थे। अच्छा, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट यहाँ पर अब लिखा हुआ है, द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट मेजर द कंपैटिबिलिटी ऑफ ए रैंडम सैंपल विद द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब रैंडम सैंपल से जो भी हमें डाटा होगा उसकी हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो ऑलरेडी हमने एक चीज़ को डिफाइन कर दिया था। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी यानी कि जिसमें हम एक्सपेक्टेड लगा रहे थे कि जी कोइन को टॉस करेंगे 2 दफ़ा तो एक दफ़ा हेड आएगा, दूसरा टेल आ जाएगा। ये एक थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। और इसको हम एक जो दूसरी है ऑब्जर्व्ड प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैंपल, जो भी उसके रिजल्ट्स आएंगे तो उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारा डाटा ऑब्जर्व हुआ है ये वाकई जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी थी ये उसमें फॉल कर रहा है कि नहीं, या उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये चीज़ हमने चेक करनी है। या इन अदर वर्ड यहाँ पर इसी चीज़ को दूसरे अल्फाज में बयान किया गया है कि दिस टेस्ट शोज हाउ वेल द डिस्ट्रीब्यूशन यू सिलेक्ट्स फिट टू योर डाटा। यानी कि अगर जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन हमने सेलेक्ट करी वो हमारे डाटा के ऊपर फिट आ रही है कि नहीं आ रही, ये भी हमने चेक हम कर सकते हैं। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट था हमने एक्सपेरिमेंट के लिहाज से ये तो कह दिया कि जी ये बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके बाद जो डाटा आ रहा है डाटा को हमने चेक करना है कि वाकई बाइनोमियल को फिट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये है टेस्टिंग ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। अच्छा, द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं बेसिक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि उसकी इंपॉर्टेंस या उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह के हवाले से। फर्स्ट पॉइंट है द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज ए थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन which has wide applicability in statistical work. Obviously statistical work distribution है ये, इसकी strong theoretical and mathematical distribution है ये। इसको फर्दर प्रोसेसिंग या फर्दर टेस्ट्स वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है। नॉट ओनली दिस वन कि ये गुडनेस ऑफ फिट के लिए ही यूज़ होती है, इसमें होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस या एज ए बार्टलेट टेस्ट वो भी यूज़ होता है। टेस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वो भी यूज़ होता है, इसके एट्रीब्यूट्स के टेस्ट के लिए भी यूज़ होता है, यूज़ होती है ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है ये सेकंड पार्ट में जस्ट उन्होंने इसकी नोटेशन बताई है कि इसको काई स्क्वायर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर एक्स की एक कर्व जो है, एक लाइन वो कर्व होती है, काई स्क्वायर उसको हम पढ़ते हैं CHI, काई स्क्वायर। थर्ड पॉइंट में इसकी मिनिमम वैल्यू बताया ये 0 होती है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू उसके वो डिफाइन नहीं होती, ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती है। अच्छा, हर टेस्ट के लिहाज से जो काई स्क्वायर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो डिफरेंट होती है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो गुडनेस ऑफ फिट के हवाले से जो है फार्मूला है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल होती है n-1 -r, और r यहाँ पर है नंबर ऑफ अननोन पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स कौन से हैं? ये पैरामीटर्स वो हैं जिसके लिए हम टेस्टिंग कर रहे हैं जिस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फॉर एग्जांपल कि मैं कह रहा हूँ कि मैं बाइनोमियल के लिए टेस्ट कर रहा हूँ, तो बाइनोमियल के 2 पैरामीटर्स होते हैं। मैं कहता हूँ कि डाटा जो है बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मैंने टेस्ट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो मेरी मेन है जिसके लिए टेस्ट करें वो है बाइनोमियल के पैरामीटर हैं 2। अगर दोनों पैरामीटर जो हैं वो हमारे अननोन होंगे डाटा के अंदर, तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी n-1 -2। ये 2 कहाँ से है? ये 2 आया है जी आपके नंबर ऑफ पैरामीटर जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थे। अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो n-1 -r की जगह अब आ जाएगा -1, यानी कि पॉइसन का एक ही पैरामीटर होता है म्यू।
लेकिन अगर थर्ड में कहता हूँ कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हम चेक कर रहे हैं कि जी डाटा नॉर्मल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसके लिए फिर फार्मूला ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का बन जाएगा n-1 -2, अगेन r की जगह 2, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के भी 2 पैरामीटर होते हैं, म्यू एंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये लास्ट पॉइंट इसमें यही चीज़ बयान की गई है, एक्सप्लेन की गई है। द chi-square distribution has a degree of freedom associated with it so that there are many different chi-square distribution. नेक्स्ट पॉइंट है द chi-square टेबल इज द अच्छा chi-square का जो टेबल होता है ये इजी होता है, इसके एक तरफ जो होता है वो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, दूसरी तरफ नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, उनके दोनों के दरमियान कम्बिनेशन के लिहाज से हमने देखते हैं कि जी कौन सी वैल्यू जो है वो क्रिटिकल वैल्यू होगी। ये एक टेबल है, इसमें एक सेट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये वैल्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया n-1 -r। उसके देखने के बाद आप देखते हैं कि दूसरी तरफ डिग्री ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या है। अल्फ़ा की वैल्यू के लिहाज से और डिग्री फ्रीडम के लिहाज से अब यहाँ पर कोई वैल्यू आप चेक करते हैं और उसको आप एज ए क्रिटिकल वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट यहाँ पर इस स्लाइड पे है, द ओनली लिमिटेशन इज दैट यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू यूजिंग द सिग्निफिकेंस लेवल एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम शोन इन द टेबल। जी टेबल में से वो जस्ट कह रहे हैं कि कोई भी वैल्यू लेने के लिए आपके लिए सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपको अल्फा का पता होना चाहिए और सेकंड जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो आपको पता होना चाहिए। एक यहाँ पर ग्राफ भी एक गिवन है, ब्लू लाइन है, यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी वो 5 थी और एक सेकंड रेड लाइन है, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 है। ये यानी कि ग्राफ शो कर रहा है कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी ये वैल्यू जो है ये ग्राफ जो है ये सिमेट्रिक की तरफ या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करेगा। chi-square का एक्चुअली जो ये जो वेरिएबल होता है ये इक्वल होता है समेशन zi का स्क्वायर। इसकी जो डेफिनेशन है वो भी इसी तरह होती है कि जी लेट z1 z2 up to zn be the normally and independently distributed variables with zero mean and unit variance, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है वो 0 होता है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो 1 होता है और ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनका स्क्वायर एंड सम यानी कि समेशन z स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू chi-square। z डिस्ट्रीब्यूशन का अगर स्क्वायर लें और इसकी वेरिएबल्स को सम करें तो ये chi-square को अप्रोच करता है। ये अमूमन पेपर्स में भी जो पीपीएससी के पेपर्स हैं वहाँ पर भी ये सवाल आ जाता है कि समेशन zi स्क्वायर अप्रोचेस टू विच डिस्ट्रीब्यूशन f chi t what अनोवा वगैरह वॉट एवर डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। तो जब भी आप स्टैंडर्ड वेरिएबल जो है स्टैंडर्डाइज समेशन zi स्क्वायर करेंगे तो ये दिस विल बी इक्वल टू chi-square वेरिएबल। द chi-square स्टैटिस्टिक, अच्छा chi-square का जो ये फॉर्मूला है जो हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है उसमें हम यूज करेंगे। chi-square इज इक्वल टू समेशन OI माइनस EI होल का स्क्वायर डिवाइड बाय EI। अच्छा O से मुराद यहाँ पर ऑब्जर्व वैल्यू है यानी कि जो डाटा से हमें वैल्यू मिल रही है, माइनस EI यानी कि E से एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट पहले प्रोवाइड कर रहा था पहले ही यानी कि ऑब्जर्व करने से पहले। जिस तरह मैंने बताया कि जी वही बाइनोमियल की एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ कि हमने 5 टाइम या 2 टाइम्स ही टॉस किया था कोइन, तो हमारा प्रोबेबिलिटी थी कि जी एक दफ़ा हेड आ जाएगा एक दफ़ा टेल आ जाएगा और उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया और उसके भी रिजल्ट्स लिए। जो हमने बाद में रिजल्ट्स लिए दैट इज़ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ और जो हमने पहले प्रोबेबिलिटी लगाई थी एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो हमने रिजल्ट्स लिए थे दैट आर एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। अच्छा फर्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड्स ए मेजर ऑफ कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल वैल्यूज एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यूज यहाँ पर यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ये उसी को कहते हैं। ऑब्जर्व्ड वैल्यू वो वैल्यू यानी कि जिसको हम बाद में हम
लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दिस विल बी इक्वल टू n-1 माइनस आर भी यहाँ पे आएगा, यानी कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स। वेयर ओ आई इज ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ केसेस इन कैटेगरी आई एंड ई आई इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ केसेस इन कैटेगरी, यानी कि एक्सपेक्ट कैटेगरी आई से मुराद यहाँ पर एक स्पेसिफिक वैल्यू जो होगी एक्स की 0 हो सकती है, 1 या 2 है, उसके लिहाज से जो स्पेसिफिक वैल्यू है ऑब्जर्व वो है। एंड सेकंड में एक्सपेक्टेड ई आई से मुराद भी है, यानी कि आई अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो उसके लिहाज से जो प्रोबेबिलिटी होगी एक्सपेक्टेड वो यहाँ पे आएगी। अच्छा, काइस के टेस्ट एज ए टेस्टिंग ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, और यहाँ पर छोटा सा एक प्रोसीजर अब उसने बयान किया है कि टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट कैसे वर्क करता है। काइस्कर जो है गुडनेस फिट ये फाइंड करता है कि हमारी ऑब्जर्व वैल्यूज जो हैं ये गिवन फिनोमिना को किस तरह फॉलो कर रही हैं, क्या ये सिग्निफिकेंटली डिफर कर रही हैं या अ लिटिल बिट डिपार्चर कर रही हैं या एग्जैक्टली वही हैं। अच्छा, टेस्टिंग में हमेशा ये होता है कि जो अमूमन थोड़ा बहुत फ़र्क होता है उसको इग्नोर किया जाता है, और जो अगर फ़र्क बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम फिर तब हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और इस चीज़ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कहते हैं। जब भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट का वर्ड आएगा इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो है नल हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट हो चुका है। सेकंड पॉइंट इन काइस्कर गुडनेस ऑफ फिट, द टर्म गुडनेस ऑफ फिट इज यूज्ड टू कंपेयर द, अच्छा गुडनेस ऑफ फिट से मुराद ये कि इधर वही लिखा हुआ है कि हम ऑब्जर्व वैल्यूज को, ऑब्जर्व सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट इज इजीली पॉसिबल टू फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिट। अच्छा, डाटा से हम इजीली फाइंड आउट कर सकें ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं ये इजी हैं, इनके लिहाज से जो है हाइपोथेसिस टेस्ट लगाना ज़्यादा इजी है, क्योंकि नेक्स्ट जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बाइनोमियल का फॉर्मूला जो है ये आप मल्टीपल टाइम यूज़ करेंगे। अगर पॉइसन के लिहाज से अगर आप करेंगे तो पॉइसन का मल्टीपल टाइम फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर नॉर्मल के लिहाज से करें तो नॉर्मल का फार्मूला मल्टीपल टाइम आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इन तीन डिस्ट्रीब्यूशन से जब भी आप करेंगे तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी होगा कि इसके बजाय आप थर्ड कोई हाइपर ज्योमेट्रिक हो या फिर कोई यूनिफॉर्म हो उनके लिहाज से आप कैलकुलेशंस करें। काइस्कर टेस्ट हेल्प अस टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो अभी लास्ट पेज पे बताई हैं, बाइनोमियल हो गया, उसमें पॉइसन हो गया और नॉर्मल हो गया। लास्ट पॉइंट है, इन काइस्कर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट द डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल। ऑब्वियसली ये प्रीवियस अभी 2 स्लाइड से बिफोर आपको मैंने बताया था कि ये जो काइस्कर का ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है कि बाइनोमियल है, पॉइसन है या नॉर्मल है। बाइनोमियल होगी तो n-1 माइनस आर की जगह 2, अगर पॉइसन होगी n-1 -1 यानी कि आर की जगह 1 आ गया, क्योंकि पॉइसन में 1 पैरामीटर है और जो बाइनोमियल है उसमें 2 पैरामीटर होते हैं। अच्छा, कैलकुलेटेड वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करते हैं। ये जो फार्मूला आपको सेकंड लास्ट अभी स्लाइड पे बताया था, समेशन ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ये जो वैल्यू होती है इसको हम क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अगर ये वैल्यू जो क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी तब हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, अगर ये फॉल नहीं करेगी तो हम हाइपोथेसिस को डू नॉट रिजेक्ट करेंगे। हमारा हाइपोथेसिस हमेशा यही होता है कि जी डाटा फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा नल हाइपोथेसिस, डाटा फॉलो द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या डाटा फॉलो द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके अल्टरनेटिव में हम कहते हैं कि डाटा डू नॉट फॉलो द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा डू नॉट फॉलो द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन या डाटा डू नॉट फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। या इसके लिहाज से अल्टरनेटिव भी हम ये भी कह सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस में ये लिख दें कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड प्रोबेबिलिटीज या ऑब्जर्व वैल्यूज, या इसके अल्टरनेटिव में हम लिखेंगे देयर इज डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड
एंड द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज या ऑब्जर्व वैल्यूज। ये सेकंड और थर्ड पॉइंट में यही उसने बताया कि जब एक्सपेक्टेंस होगी तो हम क्या करेंगे, और लास्ट पॉइंट में यही है कि अगर रिजेक्शन होगी तो उसमें हम क्या करेंगे। लास्ट पॉइंट में पढ़ देता हूँ, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ chi-square गुडनेस ऑफ फिट, कैलकुलेटेड वैल्यू जो फार्मूला से आप कैलकुलेट करेंगे, गुडनेस फिट टेस्ट इज लेस देन द टेबलेटेड वैल्यू, टेबल वैल्यू, अगर जो कैलकुलेटेड वैल्यू ये टेबल वैल्यू से लेस होगी वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, हम अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ये टेबल ये आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था। अच्छा, ये एग्जांपल है, डेटा सेट्स हैं। एग्जांपल 1 है, यहाँ पर ये पाइजन के हवाले से ये डेटा गिवन है। पाइजन के एक्स वैल्यूज़ हैं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें अब हमने चेक करना है कि डाटा जो है ये फॉलो कर रहा है पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन को या नहीं कर रहा। इसी तरह ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें 4 कॉइन्स उसका डाटा गिवन है और टॉस्ट 120 टाइम्स, 120 दफ़ा ये कॉइन्स को टॉस किया गया था और उसके बाद ये रिजल्ट जो हैं ये ऑब्टेन हुए थे। नंबर ऑफ हेड्स यानी कि 0 टाइम जो हेड आए थे वो 9 थे, 1 टाइम जो हेड अपेयर हुआ वो 39 थे, 2 टाइम जो हेड अपेयर हुआ 4 कॉइन्स पे वो 25 है, 3 टाइम जो हेड अपेयर हुआ वो 35 है और जो चारों दफ़ा हेड अपेयर हुआ 4 कॉइन्स पे वो हैं 12। अब इसके लिए वो कह रहा है फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डाटा एंड टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट, और गुडनेस ऑफ फिट जो है वो टेस्ट अप्लाई करें। आप लोगों ने मुझे बताया था कि आपको ये गुडनेस ऑफ फिट का थोड़ा बहुत राशिद साहब ने करवाया हुआ है, तो ये एग्जांपल जो है ये आपने कोशिश करनी है कि आप इनको सॉल्व करें। वही पैटर्न है जो राशिद साहब ने आपको करवाया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आई, ये हम क्लास में इस चीज़ को हम रिवाइज़ करेंगे। मैं इसको एग्जांपल्स को आपको खुद भी करवा दूंगा। अगर आपके पास जो है शेर मोहम्मद चौधरी की बुक भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसके बुक के पेज नंबर जो है 194 पे ये टॉपिक गिवन है, 195 पेज पे इनका जो प्रोसीजर है वो है, और जो है 196 पे एक इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल 2 से, आप उसको देख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो है आपकी ऑब्जर्व वैल्यूज़ वो गिवन है ये वाली, और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। जिस तरह मैं कहता हूँ कि जी अच्छा, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये 2 कॉलम्स रोज बनी हुई हैं, एक नंबर ऑफ हेड्स है और दूसरा है फ्रीक्वेंसी। इसको जब आप कॉलम्स में लिखेंगे तो कॉलम्स बनेंगे, नंबर ऑफ हेड्स ये एक्स वैल्यूज़ हैं और फ्रीक्वेंसीज ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं, और थर्ड कॉलम आपने बनाना है एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का यानी कि EI वैल्यूज़ का। उनको आपने कैसे कैलकुलेट करना है, टॉप पे आपने फॉर्मूला लिख लेना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का NCX p की पावर x q की पावर n-x। अब n की जगह यहाँ पर आपका 4 आएगा, 4 कॉइन्स, और 4 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम आपके पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो 4 ही हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला लिख लेना है और फर्स्ट वैल्यू के लिए जो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर आप लिखेंगे नेक्स्ट एक रो या कॉलम बना के, तो उसमें n आ जाएगा आपका 4, n कम्बिनेशन x की वैल्यू यहाँ पर अब 0 आएगी एंड मल्टीप्लाई बाय p की वैल्यू आपको पता है जब भी आप कॉइन को टॉस करते हैं हेड की भी 0.5 प्रोबेबिलिटी होती है और टेल की भी 0.5 प्रोबेबिलिटी होती है, तो p की वैल्यू भी आपने 0.5 रखनी है, p की पावर x 0.5 की पावर x की जगह 0 एंड q की पावर n-x है, q की जगह भी 0.5, उसकी पावर n-x, n की वैल्यू 4 है, 4 - 0। अब इसको फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई वैल्यूज़ मिल जाएगी, वो आपने इधर लिख लेंगे और उसके बाद फिर आपने इसी कॉलम के ऊपर बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज़ करते हुए x की वैल्यू 1 रख के वो रिजल्ट्स लिखने, x की वैल्यू 2 रख के जो रिजल्ट्स आएंगे वो लिखेंगे, x की वैल्यू 3 लिख के जो रिजल्ट्स आएंगे वो लिखेंगे और x की वैल्यू 4 लिख के जो रिजल्ट्स आएंगे वो इधर लिखेंगे। अब आपके पास 3 कॉलम बन जाएंगे,
पहला जो है ये है नंबर ऑफ हेड्स का, दूसरा फ्रीक्वेंसी या इसको ओ आई ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं, और उसके बाद आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ उसका कॉलम, और उसके बाद आपने जस्ट फार्मूला को पुट करना है। उसके लिहाज से आपने कैलकुलेशंस करनी है, यानी कि एक मज़ीद आपका कॉलम बनेगा, उसमें आप ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वो कॉलम बनाएंगे और उसका स्केल लेंगे, एंड देन आप क्या करेंगे, उसके बाद एक और कॉलम बनेगा लास्ट कॉलम। उसमें क्या होगा कि ये जो प्रीवियस कॉलम आपने बनाया होगा ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड होल का स्केल, उसको आप डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये जो आप थर्ड कॉलम बनाएंगे उसके ऊपर। इसको आप देख लीजिएगा, ये बुक के ऊपर भी बना हुआ है, आपकी शेरमा चौधरी की बुक 2 के ऊपर एक टेबल बना हुआ है 197 पेज पर, आप उसको देख लीजिएगा। अगर ना हुआ तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन कोशिश ज़रूर करिएगा कि आपसे एटलीस्ट हो जाए।